Hello everyone, welcome back to part 2 of this video series of Biotechnology Principle and Processes. इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये पार्ट 2 है, तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जीन ट्रांसफर प्रोसेस इन प्लांट्स यूजिंग टीआई प्लाज्मिड, देन हम देखेंगे अबाउट द जीन ट्रांसफर प्रोसेस इन एनिमल्स, देन फाइनली हम देखेंगे अबाउट द डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए शुरू करते हैं जीन ट्रांसफर प्रोसेस इन प्लांट से। गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे किसी भी डिजायर्ड जीन को किसी भी सूटेबल वेक्टर में इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उसको एक सूटेबल वेक्टर में लाइगेट करना होगा और फिर उस लाइगेटेड वेक्टर को आप किसी भी होस्ट सेल में इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। सिमिलरली प्लांट्स में भी अगर आप अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको एक सूटेबल वेक्टर रिक्वायर्ड होगा, और जो मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर यूज करते हैं प्लांट में दैट इज टीआई प्लाज्मिड। टीआई स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड का सोर्स क्या होता है? टीआई प्लाज्मिड फाउंड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बहुत ही कॉमनली नोन प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स में डिसीज कॉज करता है, दैट इज क्राउन गॉल डिसीज। अब क्राउन गॉल डिसीज एक टाइप की डिसीज है जिसमें प्लांट्स ट्यूमर डेवलप कर लेता है, और मेजरली ये ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस डाइकोट प्लांट को अफेक्ट करता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में टीआई प्लाज्मिड जो प्रेजेंट होता है, इसमें नेचुरल टेंडेंसी होती है कि टीआई प्लाज्मिड में जो टीडीएनए प्रेजेंट होता है ये नेचुरली टीआई प्लाज्मिड से सेपरेट होके होस्ट सेल में इंटीग्रेट हो जाता है। अब क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में नेचुरल टेंडेंसी होती है प्लांट डाइकोट प्लांट के डीएनए को मैनिपुलेट करने की, इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ये नेचुरली प्लांट सेल के डीएनए को मैनिपुलेट कर रहा है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट की, टीआई प्लाज्मिड की, तो इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज टीडीएनए, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये टीआई प्लाज्मिड से सेपरेट होगा और प्लांट में क्राउन गॉल डिसीज कॉज करेगा प्लांट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होके। नेक्स्ट इज वायरुलेंस रीजन और विर रीजन। ये रीजन इंश्योर करेगा कि टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए सक्सेसफुली सेपरेट आउट हो और ये सक्सेसफुली प्लांट डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो। नेक्स्ट हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम कैसे प्लांट में डिसीज कॉज कर रहा है। सबसे पहले ये बैक्टीरिया में टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, इस टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए और वायरुलेंस रीजन प्रेजेंट होंगी। अब ये एग्रोबैक्टीरियम जब प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो टीआई प्लाज्मिड से जो टीडीएनए है वो सेपरेट आउट होगा और ये टीडीएनए सक्सेसफुली प्लांट के डीएनए में जाके इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेट होने के बाद जब भी प्लांट का डीएनए रेप्लिकेट होगा उसके साथ टीडीएनए भी रेप्लिकेट होगा, ट्रांसक्राइब होगा। ट्रांसक्रिप्शन से जो भी प्रोटीन प्रोड्यूस होगा ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा ट्यूमर प्रोड्यूस करने के लिए और क्राउन गॉल डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा कि कैसे टीआई प्लाज्मिड नेचुरली अपना टीडीएनए प्लांट में इंसर्ट कर रहा है, तो हम इस प्रोसेस को कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं अपनी डिजायर्ड जीन इंसर्ट करने के लिए। तो इस प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टीडीएनए की जगह अगर हम अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दें तो वो डिजायर्ड जीन वैसे ही टीडीएनए की तरह ही प्लांट में ट्रांसफर होगा और प्लांट के डीएनए में जाके इंटीग्रेट होगा और हमारा डिजायर्ड प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। सपोज एक डाइकोट प्लांट है और वो रेड कलर के फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, बट आप चाहते हो कि वो हाइब्रिड वैरायटी के फ्रूट प्रोड्यूस करे, इट इज फॉर एन एग्जाम्पल। देन आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि वो ग्रीन कलर के फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। आपने वो जीन आइडेंटिफाई किया, उस जीन को आइसोलेट किया और उस जीन को आप टीडीएनए की साइड पे इंसर्ट करोगे। सबसे पहले आप टीआई प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एंजाइम की हेल्प से आप उसको कट करोगे जिससे टीडीएनए सेपरेट हो जाएगा, और उसी पर्टिकुलर सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आप डिजायर्ड जीन को भी कट करोगे जिससे टीआई प्लाज्मिड और डिजायर्ड जीन दोनों में सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएं। सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होने की वजह से इजीली आपका डिजायर्ड जीन जो भी है वो टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए की साइड पे लाइगेट हो जाएगा। फाइनली जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा हमारे डिजायर्ड जीन के इंसर्ट होने के बाद, तो उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और डिसआर्म्ड प्लाज्मिड।
नाउ ये डिसआर्म जो प्लाज्मिड है ये नेचुरली हमारे डिजायर्ड जीन को टीडीएनए की तरह होस्ट सेल में इंटीग्रेट तो करेगा बट डिसीज कॉज नहीं कर सकता, इसलिए इस प्लाज्मिड को बोलते हैं डिसआर्म प्लाज्मिड। नेक्स्ट हम देखते हैं इस तरीके से आपने जीन ट्रांसफर प्रोसेस में टीआई प्लाज्मिड को यूज किया ताकि आप अपने डिजायर्ड जीन को प्लांट में सक्सेसफुली इंसर्ट कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज जीन ट्रांसफर प्रोसेस इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में आप नॉर्मली और यूजुअली आप वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड यूज करते हो, इसमें आप वेक्टर यूज नहीं करते, आप माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करते हो। अब वो प्रोसेस कैसे होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेट्स से आप एनिमल्स में या ह्यूमंस में आप चाहते हो कि उसमें ब्लू आई कलर प्रोड्यूस हो, तो सबसे पहले आपने ब्लू आई कलर का जीन आइडेंटिफाई किया, उस डिजायर्ड जीन को आपने आइसोलेट किया, फिर ब्लू आई कलर के जीन को आप इंट्रोड्यूस करोगे फर्टिलाइज्ड एग में और एम्ब्रियो में बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। अब माइक्रो इंजेक्शन क्या है? माइक्रो इंजेक्शन एक वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड है जिसमें आप विदाउट वेक्टर डिजायर्ड जीन को डायरेक्टली होस्ट सेल में इंसर्ट करते हो। इसमें आप माइक्रो नीडल्स यूज करते हो क्योंकि सेल माइक्रोस्कोपिक या एग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करने के लिए आप माइक्रो नीडल्स यूज करोगे। माइक्रो नीडल्स की हेल्प से आप डायरेक्टली अपने डिजायर्ड जीन को फर्टिलाइज्ड एग में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो भी ट्रांसजेनिक एग या एम्ब्रियो है उसको आप फर्दर इम्प्लांट करोगे यूट्रस ऑफ सरोगेट मदर। सरोगेट मदर में जैसे नॉर्मली डेवलपमेंट होता है एग का या एम्ब्रियो का, वही पर्टिकुलर प्रोसेस से ट्रांसजेनिक एग और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और एक फर्दर इंडिविजुअल जब डेवलप होगा तो जो भी आपका डिजायर्ड जीन था वो डिजायर्ड जीन का रिस्पेक्टिव जो भी डिजायर्ड प्रोटीन है वो उस इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होगा। इन दिस केस हमने क्योंकि ब्लू आई कलर का जीन डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया था फर्टिलाइज्ड एग में, तो जब वो इंडिविजुअल डेवलप होगा इन सरोगेट मदर तो उस इंडिविजुअल में ब्लू आई कलर जब वो इंडिविजुअल ग्रो करेगा तो उसमें प्रोड्यूस होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस। जिस तरीके से हर एक इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, सिमिलरली हर एक इंडिविजुअल का डीएनए भी डिफरेंट होता है। ऑल्दो इट वाज फाउंड कि हर एक इंडिविजुअल का डीएनए 99.9% सेम होता है, सिर्फ 0.1% ही डिफरेंट होता है, बट ये 0.1% डिफरेंस भी है, ये इतना सफिशिएंट होता है कि आप एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से सेपरेट कर सको या स्पेसिफाई कर सको कि ये पर्टिकुलर डीएनए इसी इंडिविजुअल का है। तो ये 0.1% डिफरेंस भी जो है इसको आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, एंड दिस पॉलीमॉर्फिज्म इज द की फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट नेम एलिक जेफरी इन द ईयर 1984 और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज आल्सो नोन एज द डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड मोस्ट कॉमनली इट इज नोन एज द डीएनए टेस्ट। नाउ दिस पॉलीमॉर्फिज्म ये ऑकर करता है कि स्पेसिफिक लोकस पे डीएनए की, दैट पर्टिकुलर लोकस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। अब ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बना होता है कुछ रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से जिसको बोलते हैं VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स और मिनी सैटेलाइट्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में इस VNTR के नंबर ऑफ रिपीटेशंस डिफरेंट होंगे फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सपोज एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट पे VNTR की 2 से 3 रिपीटेशंस हैं और एक दूसरा डीएनए सैंपल है जिसमें सेम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में VNTR की सपोज 5 to 6 रिपीटेशंस हैं, तो दोनों इंडिविजुअल में जो VNTR के रिपीटेशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे और इसी डिफरेंस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब VNTR और मिनी सैटेलाइट्स की अगर हम लेंथ देखें तो दे आर अबाउट 11 to 60 बेस पेयर्स लेंथ एंड दे आर हैविंग द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑन बोथ द एंड्स। मतलब एक रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के दोनों एंड पे रेस्ट्रिक्शन साइट होंगी और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बना होगा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से, एंड दीज रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर कॉल्ड VNTR और ये VNTR का नंबर ऑफ रिपीटेशंस डिफरेंट होगा डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ किस बेसिस पर डिसाइड होती है। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बना होता है नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ VNTR, तो जितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस VNTR के होंगे उतनी ही बड़ी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ होगी। सपोज एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में 2 VNTR रीजन्स प्रेजेंट हैं और एक पर्टिकुलर डीएनए सैंपल में डीएनए फ्रेगमेंट में 3 रिपीटेशंस प्रेजेंट है VNTR के, तो जिस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में नंबर ऑफ VNTR
VNTR के रेपिटेशन ज़्यादा होंगे, उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ भी ज़्यादा होगी। ओके, अब क्योंकि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के दोनों एंड पे रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है, तो ये जो डिफरेंट लेंथ है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम DNA सैंपल्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के दोनों एंड पे कट करेगा और डिफरेंट लेंथ के DNA फ्रेगमेंट्स और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे। और ये जो डिफरेंस होता है, जिसमें डिफरेंट लेंथ के रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होते हैं, दिस पर्टिकुलर polymorphism is called RFLP, that is restriction fragment length polymorphism। अब RFLP, that is restriction fragment length polymorphism, ह्यूमन जीनोम में किसी भी जगह प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग में आप एग्जैक्टली क्या करते हो, आप RFLP पैटर्न जनरेट करते हो DNA सैंपल का। दो DNA सैंपल सपोज आपने लिए, आपने उन दोनों DNA सैंपल का RFLP पैटर्न जनरेट किया और उस RFLP पैटर्न को आप मैच करते हो। अगर दोनों DNA सैंपल का RFLP पैटर्न सेम है, इसका मतलब वो दोनों DNA सैंपल एक ही इंडिविजुअल के हैं। और अगर RFLP पैटर्न डिफरेंट है, जिसका मतलब ये है कि वो दोनों DNA सैंपल, वो दोनों RFLP पैटर्न जो है वो डिफरेंट DNA सैंपल से जनरेटेड है। ओके, तो RFLP पैटर्न का कंपैरिजन इज द मेन बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। ओके, अब DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए आप जो DNA आइसोलेट करोगे, उसके लिए आप कोई भी सोर्स सेल यूज़ कर सकते हो, या तो आप माइन्यूट अमाउंट का ब्लड यूज़ कर सकते हो और उस ब्लड से आप या तो वाइट ब्लड सेल से आप DNA को आपने आइसोलेट किया और उस DNA का आपने DNA फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म की, या आप सीमेन यूज़ कर सकते हो, हेयर फॉलिकल सेल्स यूज़ कर सकते हो, या बॉडी के किसी भी सेल, किसी भी लिविंग सेल को आप यूज़ कर सकते हो DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए। चलिए अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में VNTR की लोकेशन जब प्रेजेंट होगी तो आप उसको कैसे कट करते हो और कैसे आप RFLP पैटर्न जनरेट करोगे। तो सपोज हमारे पास ये दो DNA सैंपल हैं, सैंपल A और सैंपल B। सैंपल A में रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में VNTR के 2 रेपिटेशंस थे, सैंपल B में VNTR के 3 रेपिटेशंस थे। दोनों सैंपल को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और जब इन दोनों रेस्ट्रिक्शन साइट पे जब ये कट किया तो सैंपल्स जो DNA फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, उनको डिफरेंट लेंथ के जो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, उनको देखने के लिए हमने एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म किया। अब क्योंकि सैंपल B में VNTR के 3 रेपिटेशंस थे, तो सैंपल B का जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होगा उसकी लेंथ सैंपल A से ज़्यादा होगी। अब लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो B DNA सैंपल है, ये एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे स्लो मूव करेगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। और सैंपल A जो है, क्योंकि इसमें VNTR के रेपिटेशंस कम है, तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ भी स्मॉल होगी और वो फास्टर मूव करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले आप DNA को आइसोलेट करोगे तो DNA एक्सट्रैक्शन, फर्स्ट स्टेप इज DNA एक्सट्रैक्शन, जिसमें आप सेल का लाइसिस करोगे और सेल के लाइसिस करने के बाद आपको बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ DNA मिलेगा, इसलिए आप उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करोगे। आप उसको एम्पलीफाई करोगे बाय यूजिंग PCR, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिटेल में मैंने अपने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम परफॉर्म करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन में आप क्या करोगे, आपको क्योंकि RFLP पैटर्न जनरेट करना है, तो आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से DNA सैंपल को कट करोगे, जिसमें डिफरेंट साइज के रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होंगे। और इस स्टेप में He3 मोस्ट कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, क्योंकि ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपका मेन टारगेट है, क्योंकि आपको एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे RFLP पैटर्न जनरेट करना है, तो आप ये कोशिश करोगे कि आप स्टिकी एंड्स DNA फ्रेगमेंट के ना प्रोड्यूस करो, क्योंकि स्टिकी एंड प्रोड्यूस करोगे तो देयर आर चांसेस कि वो वापस लाइगेट हो जाए, और वो आप नहीं चाहते क्योंकि वो फर्दर प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए इस केस में हम ब्लंट एंड प्रोड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपने DNA सैंपल के रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस कर लिए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब नेक्स्ट आपको डिफरेंट लेंथ ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट जो प्रोड्यूस हुए हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए आप एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करोगे, जिसमें DNA फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज सेपरेट होते हैं। अब क्योंकि DNA नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो DNA फ्रेगमेंट्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड, और व्हाइल मूविंग दे विल सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, और हमें एक RFLP पैटर्न जनरेट हो जाएगा एग्रोजेल पे।
नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप इज सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो भी डीएनए बैंड्स या रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट हुए हैं एग्रोस जेल पे, उसको आपको ट्रांसफर करना होगा नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन मेम्ब्रेन पे। अब ये प्रोसेस, since it was discovered by the scientist named Edward Southern, therefore this technique is known as Southern blotting। इस टेक्निक में सबसे पहले आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करते हो यूजिंग वेरियस एल्कली सॉल्यूशंस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नेक्स्ट स्टेप में जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रीजन्स जनरेट हो चुके हैं उसको आप सक्सेसफुली ट्रांसफर कर सकते हो नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन मेम्ब्रेन पे। नाउ there is another type of blotting. One is northern blotting and next is western blotting। northern blotting जब भी RNA molecules on the basis of size separate होंगे एग्रोस जेल पे, और जब आप इन RNA molecules को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हो, then this type of blotting is called northern blotting। सिमिलरली जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट होते हैं एग्रोस जेल पे, और जब आप इन प्रोटीन मॉलिक्यूल को नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हो, देन दैट पर्टिकुलर ब्लॉटिंग इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट, नाउ द फिफ्थ स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में आप क्या करते हो, जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किए हैं, अब उन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट को विजुलाइज करने के लिए आपको स्पेसिफिक प्रोब रिक्वायर्ड होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेप में आप VNTR स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स ऑफ डीएनए प्रोब यूज करते हो। ये डीएनए प्रोब रेडियो लेबल्ड होते हैं फॉस्फोरस 32 मॉलिक्यूल से, और ये क्योंकि VNTR रीजन्स के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये बाइंड करेंगे सारे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स पे जहां पर भी इनका कॉम्प्लीमेंट्री साइट प्रेजेंट होगी। दिस बाइंडिंग ऑफ योर रेडियोएक्टिव प्रोब to the separated single stranded DNA molecules on the nitrocellulose membrane is called hybridization process। फाइनल स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज कॉल्ड ऑटोरेडियोग्राफी। इस मेथड, इस स्टेप में आप क्या करोगे, जिस भी पर्टिकुलर साइट पे, जिस भी पर्टिकुलर VNTR स्पेसिफिक लोकस पे जहाँ पे भी प्रोब बाइंड हुआ है, उस साइट को देखने के लिए आप क्या करोगे, नायलॉन मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म से एक्सपोज करोगे। तो जिस भी पर्टिकुलर साइट पे रेडियोएक्टिव प्रोब प्रेजेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रीजन होगा एक्सरे फिल्म पे, वहां पर आपको एक बैंड अपीयर होगा, और ये पर्टिकुलर बैंडिंग पैटर्न जो कि आपको एक्सरे फिल्म पे दिखाई देता है, दैट पैटर्न इज कॉल्ड द डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ दैट सैंपल। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फाइनली आप क्या करते हो, जो एक्सरे फिल्म पे आपको बैंडिंग पैटर्न अपीयर होता है, आप उसको कंपेयर करते हो। अगर बाइंडिंग पैटर्न दो सैंपल का सेम है एक्सरे फिल्म पे, देन दैट टू सैंपल्स आर फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल, और अगर बैंडिंग पैटर्न एक्सरे फिल्म पे डिफरेंट है, देन दैट शोज दैट these samples were taken from the two different individuals। डायग्रामेटिकली हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस देखते हैं कि कैसे परफॉर्म होता है। सबसे पहले आपने डीएनए सैंपल्स को लिया और उसके रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस किए बाय कटिंग दैट डीएनए विद अ सूटेबल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। नेक्स्ट स्टेप में आप परफॉर्म करते हो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यू कैन सी द सेटअप ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द डायग्राम, जिसमें आप एग्रोस जेल के वेल्स को नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रखते हो, जिससे कि डीएनए बैंड जब इलेक्ट्रिसिटी रन होगी तो दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। फिर डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज दे विल सेपरेट ऑन एग्रोस जेल। नेक्स्ट स्टेप में इन RFLP पैटर्न आपके पास जनरेट होगा। जो लार्जर साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे वो अपर साइड पर होंगे, मतलब मच फर्दर टुवर्ड्स द एनोड, और जो डीएनए फ्रैगमेंट शॉर्टर होंगे वो फास्टर मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड। नेक्स्ट स्टेप में आप ब्लॉटिंग करते हो, जिसमें आप सबसे पहले ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैंड जो कि जेल पे हैं उसको आप सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करोगे, और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको ट्रांसफर करोगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। इसमें आप वेट और एब्जॉर्बेंट पेपर्स वगैरह भी यूज करते हो ताकि सक्सेसफुल ब्लॉटिंग प्रोसेस हो सके। ब्लॉटिंग प्रोसेस करने के बाद फाइनली आप उसको प्रोब से हाइब्रिडाइज करोगे। प्रोब से हाइब्रिडाइज करने के बाद आप इस मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म से एक्सपोज करोगे। तो जिस भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट पे डीएनए प्रोब जाके बाइंड हुआ है, रेडियो लेबल प्रोब बाइंड हुआ है, उस पर्टिकुलर
एडजेसेंट एक्सरे फिल्म पे आपको एक बैंड अपीयर होगा और इस बैंडिंग पैटर्न को आप बोलते हो डीएनए फिंगरप्रिंट, और इसी बैंडिंग पैटर्न को कंपेयर करके आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 2। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।